हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिब्लिकल आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को कवर करने वाले हैं। बस थोड़ा सा अगर आप इसे देख लेते हैं तो याद कराने की पूरी मैं कोशिश करूंगा। कैसे इतिहास समझ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, लंबे टाइम तक कैसे आप इसे ब्रेन में स्टोर कर सकते हैं, सब कुछ मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। सबसे पहला प्रश्न उठाते हैं यहाँ पे, मौर्य वंश की जानकारी के स्रोतों पर प्रकाश डालिए। ऐसा सवाल अगर आपसे पूछता है तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले प्रश्न ये है कि कहना चाह रहा कि जो मौर्य वंश है उसकी जानकारी के कुछ ऐसे स्रोत हैं, उन पर प्रकाश डालिए, उनके बारे में बताइए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जब आप आंसर लिखेंगे तो आप एक हेडिंग डालेंगे, मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत। ठीक है, ये हेडिंग हो जाएगा। इसके बाद जो है पहला पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट में क्या लिखेंगे? अशोक के अभिलेखों से, यानी जो अशोक के अभिलेख मिले हैं, जो पत्थरों पे लिखे कुछ निशान मिले हैं, कुछ ऐसे स्रोत मिले हैं अशोक के अभिलेख में जिससे पता चलता कि अशोक के शासन के बारे में, उनके धर्म के बारे में आदि के संबंध में जानकारी मिलती है। तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि जो अशोक के अभिलेख मिले हैं उन अभिलेखों में अशोक के शासनकाल के बारे में जानकारी हमें मिलती है, उनके धर्म के बारे में जानकारी मिलती है और कुछ जो है यहाँ से जानकारी प्राप्त होती है जो अशोक के अभिलेख है। ठीक है, आगे देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र। अगर आपसे बहुविकल्पीय में आते लघु में सवाल पूछ ले कि अर्थशास्त्र के जो है रचना या अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो आपका जवाब होगा कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पे, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में मौर्यों के शासन की व्यवस्था और मौर्यकालीन समाज पर प्रकाश पड़ता है। यानी जो अर्थशास्त्र है जो कौटिल्य द्वारा रचित है, इस अर्थशास्त्र में बताया जाता है कि जो मौर्यों की शासन व्यवस्था है वो कैसी थी, मौर्यकालीन की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, समाज पे कैसे प्रभाव पड़ता था, लोग कैसे उस समाज में लोग रहते थे, मतलब कि जो मौर्यकालीन शासन चल रहा था तो उस टाइम पे समाज के लोग कैसे रहते थे, क्या उन पे प्रभाव पड़ता था, उन सभी के ऊपर जो है ये बातें बताई गई हैं। तो हमें इनमें जानकारी अर्थशास्त्र में मिलती है। ठीक है, आगे देखिए तीसरा पॉइंट है, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका। अब यहाँ से भी एक सवाल आपका बन जाएगा कि इंडिका की पुस्तक के लेखक कौन है या फिर इंडिका के रचना किसने की थी, तो मेगास्थनीज ने की थी। ठीक, दो प्रश्न यहाँ पे अलग से आपका बन जाएगा। आगे देखिए, इंडिका से चंद्रगुप्त मौर्य के शासन व्यवस्था के आदि के बारे में जानकारी मिलती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पे तीन ऐसे स्रोत हैं जिसे हमें मौर्य वंश के कुछ जानकारी मिलती है। पहला, जो अशोक के अभिलेख है यहाँ से जानकारी मिलती है। दूसरा, जो कौटिल्य की रचना है अर्थशास्त्र उससे जानकारी मिलती है। जो मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका उससे जानकारी मिलती है। तो ये तीन ऐसे स्रोत हैं जिनके बारे में हमें मौर्य वंश के कुछ ऐसे प्रकाश पड़ता है, इस पर जानकारी मिलती है कि मौर्य वंश की जो शासन चल रहा था वो किस प्रकार से चल रहा था। तो आप इस प्रकार से 3 पॉइंट आसानी से याद कर सकते हैं और अच्छे से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप जो है हाईलाइट के लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा। सबसे पहले प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न है, मौर्य वंश की अर्थव्यवस्था या प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ऐसा आपसे सवाल पूछा जाएगा। या फिर मौर्य वंश की कुछ विशेषताएँ हैं उसके बारे में पूछ सकता है, या फिर मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी क्वेश्चन को 3 बार जो है घुमा के पूछा है, आंसर एक ही होगा, बस आपको विशेषता बतानी है। और किसकी विशेषता? मौर्य वंश की विशेषता। यानी मौर्य शासनकाल जब चल रहा था उस टाइम पे क्या क्या सिस्टम ऐसे थे, यानी क्या क्या नियम चल रहे थे, क्या क्या प्रशासन में हो रही थी, उसी के बारे में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो विशेष बातें हैं वही बताना है। तो आप यहाँ डायग्राम के माध्यम से अच्छे से लिखेंगे, जैसे मैंने ऐसे लिखा है। अगर आप ऐसे प्रेजेंट कर दोगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। सामाजिक जो विषय होते हैं, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, इसमें जल्दी पूरा नंबर नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से लिखे हैं तो आपको पूरा नंबर जरूर मिल जाता है। आप इस डायग्राम अगर पेपर में से बना देते हो तो आपको इसी डायग्राम पे भी 1 नंबर मिल जाएगा। फिर इसके बाद आप जब व्याख्या करोगे तो आपको पूरा नंबर आपका मिल जाएगा। ऐसे लिखने के बहुत सारे फायदे होते हैं। आपको अगर ऐसे लिखना है तो आपको पूरा नंबर जरूर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए मौर्य वंश की प्रमुख विशेषताओं में क्या लिखेंगे? केंद्रीय प्रशासन कैसी थी व्यवस्था, मतलब कि जैसे अगर हम आज की डेट में देखें तो केंद्र सरकार में जैसे कि केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकार होती है, स्थानीय सरकार होती है। ऐसे उस टाइम पे केंद्र सरकार की व्यवस्था कैसी थी, केंद्र प्रशासन क्या क्या देखता था। फिर इसके बाद प्रांतीय आता है,
प्रांतीय का मतलब जो राज्य सरकार होती है उसके अंतर्गत कैसे कैसे प्रशासन सिस्टम चलते हैं। इसके बाद स्थानीय सरकार आता है। स्थानीय सरकार जो गांव में प्रधान वगैरह होते हैं, जिला पंचायत सदस्य होते हैं, बीडीसी होते हैं, ब्लॉक प्रमुख होते हैं, ये सब जो है स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब कैसे काम करते थे मौर्य वंश में, ठीक है। फिर आता है इसके बाद जो है नगर प्रशासन। देखिए गाँव में जो होता है वो ग्राम पंचायत होता है, और नगर में क्या होता है आज की डेट में बता रहे हैं। गांव में ये होता है, गांव में प्रधान होते हैं, बीडीसी होते हैं, ठीक है, ये सब होते हैं। और नगर में क्या होता है, नगर पालिका होता है, नगर परिषद होता है, नगर निगम होता है। तो इस प्रकार से जो है स्थानीय प्रशासन कैसे होता था वहाँ पे, और नगर में लोग कैसे अपना प्रशासन चलाते थे। फिर इसके बाद एक सैन्य प्रशासन होता था। सैन्य का मतलब सैनिक जो प्रशासन होता है, यानी सेना का मैनेजमेंट कैसे करते थे, सेना की व्यवस्था कैसे की जाती थी उसके बारे में। फिर इसके बाद आता है न्याय प्रशासन, क्योंकि अगर किसी को न्याय देना है तो उसके लिए एक प्रशासन बनाया गया था कि ये प्रशासन न्याय सिर्फ करेगा। तो न्याय प्रशासन कैसी व्यवस्था थी। राजस्व प्रशासन का मतलब ये होता है कि जो धन का लेखा जोखा करता है, कितना कहाँ पे टैक्स लेना है, कितना कहाँ पे जो है खर्चा करना है, पूरा मैनेजमेंट जो है राजस्व वाला वो राजस्व प्रशासन करता था। तो इस प्रकार से देखा जाए ये मौर्य वंश की प्रमुख विशेषताएं थी, और इन्हीं विशेषताओं को आराम से आप समझ सकते हैं। जैसे केंद्रीय शासन होता है, फिर इसके बाद राज्य यानी प्रांतीय शासन होता है, फिर स्थानीय शासन होता है, ठीक है। इसके बाद नगरीय शासन होता है जो नगर प्रशासन होते हैं, फिर सैन्य प्रशासन यानी सेना क्षेत्र में संबंधित, फिर न्याय प्रशासन जो न्याय दिलाते हैं, राजस्व प्रशासन जो लेखा जोखा रखते हैं, कितना पैसा कहाँ पे खर्चा करना, कितना टैक्स लेना है, ये सब। अब इनको डिटेल में आराम से विस्तार में समझने की कोशिश करते हैं, जैसे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप ऐसे समझ जाओगे तो आपको पूरा नंबर जरूर मिलेगा। पहला हेडिंग दोस्तों आप यहाँ पे लिखेंगे केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन जैसे मान लो एक कोई देश है, उसके केंद्र में जो है एक केंद्र सरकार होता है, उस केंद्र सरकार के द्वारा पूरे राज्य को जो है देखा जाता है। लेकिन राज्य सरकार जो है उसके अधीन होती है, किसके, केंद्र सरकार के, तो उसके अधीन काम करती है। लेकिन जो केंद्र सरकार होता है वो पूरे के पूरे देश को, साम्राज्य को चलाता है। वही बात यहाँ पे मौर्य साम्राज्य में देखना है। देखिए मौर्य प्रशासन भारत का प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य था, यानी जो मौर्य प्रशासन था वो भारत का प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य माना जाता है, जिसका केंद्र बिंदु राजा होता था। मैंने आपको बताया कि ये मान लो कोई प्रशासन है, कोई साम्राज्य है, उसका केंद्र बिंदु कौन होता था, राजा होता था, ठीक है, राजा होता था। और राजा ही जो है न्याय करता था, राजा ही पूरे देश को संचालन करता था, राजा ही पूरे देश का जो है व्यवस्था करता था, किस प्रकार से करना है, पूरी व्यवस्था मैनेजमेंट जो है वो राजा करता था, ठीक है। अब देखिए वह कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका का प्रमुख होता था। इन्हीं कार्यपालिका का मतलब जो लोग कार्य करते थे, ठीक है। व्यवस्थापिका का मतलब कि जो पूरे देश की व्यवस्था में जो साम्राज्य की व्यवस्था हो, कैसे जो है सैन्य प्रशासन चलाना है, कैसे राजस्व प्रशासन चलाना है, ये सब की व्यवस्था। न्यायपालिका, ये सब जो है अलग अलग जो प्रशासन बटे हुए थे वो किसके अधीन होते थे, राजा के अधीन हुआ करते थे, ठीक है। राजा के ही कहे अनुसार जो है कार्यपालिका चलता था, राजा के कहे अनुसार व्यवस्थापिका होती थी, और राजा के कहे अनुसार न्यायपालिका होती थी। तो राजा मुखिया होता था और उसके अधीन सभी लोग काम करते थे, और राजा केंद्र का प्रशासन का प्रमुख होता था, ठीक है। आगे देखिए दूसरा पॉइंट ले सकते हैं क्या, प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन मतलब राज्य प्रशासन जो होता है। देखिए मौर्य साम्राज्य 5 बड़े प्रांतों में विभाजित था। जो मौर्य साम्राज्य था ये 5 बड़े क्षेत्रों में, 5 बड़े साम्राज्यों में विभाजित था, ठीक है, 5 बड़े साम्राज्यों में विभाजित था, जिसमें तक्षशिला, आपने नाम सुना होगा तक्षशिला का, पाटलिपुत्र जिसका जो है अब प्रेजेंट टाइम में पटना नाम है, बिहार की राजधानी क्या है, पटना। आप दवैया कहाँ से कराओगे, आपने गाना सुना होगा, दवैया कहाँ से कराएंगे, पटना से कराएंगे, ठीक है। तो पाटलिपुत्र जो है प्रेजेंट टाइम में क्या नाम है, पटना नाम है। तक्षशिला, तक्षशिला विश्वविद्यालय का नाम आपने सुना होगा। तो तक्षशिला पाटलिपुत्र प्रमुख राजधानी हुआ करती थी। इन जो 5 प्रांत बटे हुए थे मौर्य साम्राज्य में, उन 5 प्रांतों में जो मुख्य थे वो तक्षशिला और पाटलिपुत्र हुआ करती थी, और ये राजधानी भी हुआ करती थी। प्रांतीय प्रशासन में मंत्री परिषद होते थे, जिसका केंद्र सीधा संपर्क राजा से होता था। मैंने आपको बताया कि इससे मान लो एक केंद्र है, ठीक है, और इसके जो है अलग अलग जो प्रशासन चला रहे हैं वो सभी लोग केंद्र के अधीन होकर काम करते थे, और राजा जैसा कहता था वैसे ही जो है प्रांतीय प्रशासन लोग काम करते थे। इसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन में क्या ले सकते हैं, जैसे कि अगर आज की डेट में देखें ग्राम प्रधान होते हैं, गांव में लोग प्रधान चुनते हैं, और प्रधान जो है गांव के
पूरी के प्रशासन चलाता है। ग्राम प्रशासन सबसे छोटी इकाई होती थी। उस टाइम पे जो गांव का मुखिया होता था वो सबसे छोटी इकाई माना जाता था और वही जो है प्रशासन चलाता था। इसका प्रधान ग्रामिक होता था। ग्रामिक मतलब कोई गांव का एक मुखिया चुना जाता था। गांव और जिले के प्रशासन के बीच एक मध्यवर्ती स्तर हुआ करता था। मतलब जो गांव होता था, जो जिला होता था, उसमें प्रशासन के बीच मध्यवर्ती स्तर होता था। मध्यवर्ती स्तर का मतलब ये है, जैसे मान लो एक गाँव है, ठीक है, ये पूरा जिला है, ये जिला जो है ये गांव में, मतलब ये जो गांव है ये किस में आएगा, जिला में आएगा, ठीक है। तो इसके बीच में एक मध्यवर्ती काम करता था कि पूरे गांव को चलाने के लिए अलग अलग मुखिया बनाए गए थे और वो मुखिया जो होता था वो जिले के अधीन हुआ करता था। वो जिला पूरे जो है साम्राज्य का अधीन यानी केंद्र के अधीन हुआ करता था, ठीक है। आगे देखिए अगला पॉइंट यहाँ पे नगर प्रशासन। नगर प्रशासन में क्या होता है, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन करता है। यानी जो मेगास्थनीज हैं उन्होंने क्या किया है, पाटली जो पुत्र है इस नगर का प्रशासन का वर्णन किया है। एक नगर का प्रमुख होता था, मतलब नगर जो होता था उसका एक प्रमुख होता था। जैसे गांव होता है, गांव का एक प्रमुख बनाया जाता है, यानी गांव का एक मुखिया होता है, जिसे आज के डेट में हम प्रधान कहते हैं, वैसे उस टाइम पे गांव का एक मुखिया होता था। और ऐसे ही नगर में भी एक प्रमुख होता था तथा जिले के वह अधिकारी भी होता था। मतलब कि देखिए एक जिला है, मान लीजिए, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए आप, एक जिला है, इस जिले में छोटे छोटे गांव भी हुआ करते थे, होते थे कि नहीं होते थे, और इस जिले में नगर भी होते थे। तो नगर का एक प्रमुख होता था, ठीक है, नगर का एक प्रमुख होता था, ठीक है, और जिले का एक मुखिया होता था। जिले का क्या होता था, एक मुखिया होता था, और इस पूरे जिले का गांव का मुखिया होता था और जो है नगर का प्रमुख होता था, और इस पूरे जिले का जो है एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था ताकि जो है उस पूरे जिले को संचालन किया जा सके। तो इस प्रकार से साम्राज्य के विभाजन हुआ था। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से उसको विभाजन किया जाता है। जो गांव होते थे, गांव का मुखिया एक कोई बनाया जाता था, जो नगर होते थे उस नगर का एक मुखिया या मुखिया प्रमुख बनाया जाता था, और पूरे जिले का जो है एक अधिकारी होता था जो पूरे जिले का संचालन करता था। इस प्रकार से प्रशासन व्यवस्था बटी हुई थी। आगे देखिए सैन्य प्रशासन। सैन्य मतलब होता है सेना। अब यहाँ पे कौटिल्य ने सेना के 3 भाग में विभाजित किए हैं, जैसे कि पुश्तैनी सेना, किराए की सेना, नगर पालिका से संबंधित सेना। तो पुश्तैनी सेना का मतलब जैसे कहते हैं पुश्तैनी ज़मीन है। पुश्तैनी ज़मीन का मतलब क्या, जैसे मान लो एक बाप है, ठीक है, इसका बेटा हुआ, इसकी ज़मीन हुआ, फिर इसका बेटा होगा, इसकी ज़मीन होगी, फिर इसका बेटा होगा, इसकी ज़मीन होगी, तो ये पुश्तैनी चली आ रही है, ठीक है, उसे पुश्तैनी सेना कहेंगे। मतलब एक सेना का फिर उसका बाप सेना, फिर उसका बेटा सेना, फिर उसका बेटा सेना, एक पुश्तैनी सेना है। किराए की सेना, किराए की सेना का मतलब होता है ऐसी सेना जिसको रखते हैं और उसके बाद उनको कुछ ना कुछ वेतन सैलरी कुछ दिया जाता है। नगर पालिका से संबंधित सेना, जो नगर पालिका होती थी उस टाइम पे उसमें संबंधित कुछ सेना बनाए जाते थे ताकि जो उस नगर पालिका का संचालन किया जा सके, ठीक है। अब यहाँ पे आगे समझते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट और यहाँ पे है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए न्याय प्रशासन क्या होता था। मौर्य काल में दीवानी फौजदारी न्यायालय होता था। आज की डेट में भी दीवानी फौजदारी होती है, ठीक है। दीवानी का मतलब होता है जो ज़मीन जायदाद से संबंधित होता है, फौजदारी का मतलब होता है जो लड़ाई झगड़े से संबंधित होता है। तो दीवानी फौजदारी हो गया। सबसे निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय होता था। जैसे गांव पे अगर कोई भी समस्या होती थी तो गांव के मुखिया के द्वारा जो है एक कमेटी बैठाई जाती थी। कमेटी का मतलब एक जो है बुलावा सबको आता था गाँव से, भाई देखो आज जो है मीटिंग हो रही है, ऐसी ऐसी बात हो गई है। तो गांव में लोग इकट्ठा होते थे और फिर इसके बाद जो है गांव में लोग जो अपनी बात रखते थे, फिर इसके बाद जो मुखिया होते थे वो मुखिया जो है वो न्याय करते थे, ठीक है। जहां ग्रामीण एवं ग्राम वृद्ध निर्णय करते थे, यानी जो गांव के लोग होते थे वो गांव का जिसे मुखिया बनाया जाता था। मुखिया ज़्यादातर कौन होता था, जो बुजुर्ग इंसान है, जो कहीं की एक्सपीरियंस जिसके पास है, तो वो निर्णय करता था कि क्या सही है और क्या गलत है, वो उसको जो है बताता था। इस प्रकार से न्याय प्रशासन काम करता था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका आता है राजस्व प्रशासन। राजस्व प्रशासन में क्या होता है,
कौटिल्य ने राजस्व के 7 स्रोतों को वर्णन किया है। कृषि योग्य भूमि पर लगान वसूल करते थे। मतलब दोस्तों ये है राजस्व प्रशासन, मतलब ये कि जो धन है उस धन का लेखा जोखा करना, जो कर लगाया जाता था किसानों पर कितना कर वसूल करना है, कितना कर जो है छूट देना है, ये सब कर जो है देख रेख करना ये राजस्व प्रशासन करता था। तो इस मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो सवाल यहाँ पे दोस्तों है कि जो मौर्य साम्राज्य था इसका पतन क्यों हुआ, पतन का मतलब खत्म क्यों हुआ, इसका विनाश क्यों हुआ, इसका कारण क्या है, हमें क्या बताना है, कारण बताना है। ठीक है, हमें कारण बताना है कि कारण क्या है कि मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, इसका विनाश हो गया। तो सबसे पहले हेडिंग को अच्छे से यहाँ पे मैंने लिख दिया है और मैं यहीं पे आपको समझा दूंगा, फिर आगे मैं एक एक करके व्याख्या भी आपको बताऊंगा कि आसानी से कैसे आप समझ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। मौर्य साम्राज्य के पतन का पहला कारण दोस्तों यहाँ पे देखते हैं उत्तराधिकारी के प्रभाव की कमी। ठीक है, जैसे मान लीजिए उत्तराधिकारी का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कि कोई राजा है, ठीक है, ये कोई राजा है, अब इस राजा का एक बेटा होगा, ठीक है, राजा के बेटा होगा। अब क्या होगा, अगर राजा की मृत्यु हो जाती है तो उसका बेटा उत्तराधिकारी बनेगा, मतलब कि वो राजा जो है अब राजा का बेटा राजा बनेगा। लेकिन अगर राजा जो बनने वाला है यानी उसका पुत्र जो राजा बनने वाला है उसके प्रभाव में कमी हो, प्रभाव कमी का मतलब ये है कि जनता में अपनी छाप ना छोड़ पाए, वो अयोग्य हो, अकुशल हो, तो कैसे वो शासन कर पाएगा, शासन नहीं कर पाएगा। जब शासन नहीं कर पाएगा तो कोई भी आके उसे हरा देगा, जब कोई हरा देगा तो उसका पतन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा पतन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उत्तराधिकारी का प्रभाव कमी मतलब कि जो राजा बनने वाला है, जो उत्तराधिकारी बनने वाला है, अगर वो अयोग्य हो, ठीक है, या फिर वो अकुशल हो, तो क्या वो राजा बन सकता है? अगर वो राजा बन भी जाएगा तो आसानी से कोई भी उसे पराजित कर सकता है, हरा सकता है। जब उसे हरा देगा तो जाहिर सी बात है उस साम्राज्य का क्या होगा, पतन हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट भी आप इसमें आसानी से ऐड कर सकते हैं कि उत्तराधिकारी कैसा है, अयोग्य है, और उत्तराधिकारी कैसा है, अकुशल है। अकुशल का मतलब कि उसके अंदर कोई योग्यता नहीं है, ठीक है, मतलब कि कोई कौशल नहीं है, कोई जो है ऐसी उसके अंदर स्किल नहीं है जिसके आधार पे वो राजा बन सके, वो अयोग्य है, कोई योग्यता रखता ही नहीं है, तो भैया वो राजा नहीं बन पाएगा। अगर राजा बना भी दिया जाता है तो दूसरा आके उस पर आक्रमण करके उस पूरे साम्राज्य को कब्जा कर लेगा, और जब कब्जा कर लेगा तो साम्राज्य का हो जाएगा पतन। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। तीसरा पॉइंट देखिए, शासकों और राजकीय कर्मचारियों का अत्याचार। जो शासक होते थे, जो राजकीय कर्मचारी होते थे, वो क्या करते थे, अत्याचार करने लगे। अत्याचार जैसे करने लगे, सिंपल सी बात ये है, जैसे मान लो गांव का एक प्रधान है, ठीक है, गांव का एक प्रधान है, ये गांव का प्रधान उस गांव की भलाई ना करे, ठीक है, जो भी पैसा आए, जो भी वहाँ पे जो प्रधान को मिलता है, जो भी सरकार की तरफ से, अगर वो प्रधान सिर्फ अपना ही घर बनवा ले, अपने ही पूरी की पूरी जो है जो भी संसाधन मिल रहे हैं उसको, जो पैसे मिल रहे हैं, अपनी ही भरपाई सीधे करें, जनता की भलाई के बारे में ना सोचे या गांव का समाज के बारे में ना सोचे, तो क्या वो अगली बार प्रधान बनेगा? अगली बार प्रधान नहीं बनेगा। अगर वो प्रधान जो बना हुआ है अगर वो अत्याचार करने लगे जनता के सामने, जनता के साथ में, तो कहीं न कहीं वो पल भर में जो है अपने आप को, ये पल भर में मतलब अपने जो उसका पद है वो छीन सकता है उससे। तो दोस्तों यहाँ पे वही चीज़, जो शासक होते थे, जो राजकीय कर्मचारी होते थे, वो कहीं के अत्याचार करने लगे, जिसके कारण मौर्य साम्राज्य का पतन होने लगा। ठीक है, क्योंकि रावण भी अत्याचार कर रहा था तो उसका भी पतन हुआ था। ठीक है, आगे देखिए चौथा पॉइंट, धन की कमी और करों की अधिकता। देखिए धन की कमी, यानी जो मौर्य साम्राज्य था उसमें जब धन की कमी होने लगी, लोग अपना ही जो क्षेत्र था उस क्षेत्रों को ही लूटने लगे, तो क्या किया उन्होंने, धन की कमी होने लगी। ठीक है, लोग अब जितना पाएं उतना भरने लगे, तो समाज में जो है धन की कमी होने लगी। जब धन की कमी होने लगी तो वहाँ के जो शासक होते थे वो करों में वृद्धि कर दिए, करों में अधिकता हो गई, जिसके कारण वो बोझ किस पे आ गया, जनता पे आ गया। अब जनता कर दे तो कैसे दे, क्योंकि कहीं न कहीं जनता पे कर का बोझ जो हो थोपा गया, जिसके आधार पे जनता ने भी क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। तो इसका भी एक कारण बनता है पतन का। धन की कमी हो गई, करों में वृद्धि कर दिया, तो उससे जनता त्रस्त होने लगी। ठीक है, आगे देखिए,
अगला पॉइंट है ब्राह्मण को असंतोष। इन्हीं जो मौर्य साम्राज्य में जो ब्राह्मण थे, जब ब्राह्मण थे तो उसमें क्या हुआ कि जब जैसे ही बुद्ध की जो मतलब कि कह सकते हैं, इन्हीं जब बौद्ध काल आया, ठीक है, बौद्ध काल में क्या हुआ कि बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उसके आने के बाद जो है, बौद्ध काल आने के बाद जो है, जो ब्राह्मण थे उनको कहें कि उनकी जो परंपराएं थी वो ख़त्म होने लगे धीरे धीरे, उनका जो प्रशासन था वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा, और इसके बाद जो उनके अंदर एक असंतोष पैदा हो गया, और ये भी कारण माना जाता है कि जो है मौर्य साम्राज्य का। ठीक है, आगे देखिए केंद्रीय प्रशासन की दुर्बलता, मतलब कि जो केंद्र प्रशासन थी, जैसे मैंने बताया था कि पिछले वीडियो में कि केंद्र में कौन होता है, एक राजा होता है। अगर वो राजा ही कमज़ोर हो जाए, राजा के जो है पूरे जो प्रशासन है वो कमज़ोर हो जाए, तो क्या वो पतन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, अब इसी बात को एक एक करके हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा अगर आप इसे वॉच कर लेंगे तो। जैसे देखिए मौर्य समाज के पतन के कारण क्या है, पहला पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे उत्तराधिकारी के प्रभाव की कमी। क्या लिख सकते हैं इसमें? मैंने बहुत आसान शब्दों में लिखा है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए उत्तराधिकारी के शासन में कमी, समाज में उसका प्रभाव कम दिखाई देता है। इसकी शासक की मृत्यु के बाद राजकुमारों में सिंहासन के गृह युद्ध हो जाता था, जिसके कारण मौर्य साम्राज्य का पतन होने लगा। अब यहाँ पे देखिए सवाल क्या कह रहा है, मतलब पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, जो उत्तराधिकारी शासन में होते थे उनके अंदर कमी होने लगी, उनके अंदर जो कमी होने लगी तो कहीं न कहीं वो प्रभाव दिखाई देने लगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर मान लो जो उत्तराधिकारी होता था या फिर जो शासन में शासक होता था, उस शासक की अगर मृत्यु हो जाती थी तो मृत्यु के बाद जो भी राजकुमार होते थे, जो उनके पुत्र होते थे, जैसे मान लो किसी के 4 पुत्र हैं तो चारों पुत्रों में सिंहासन के लिए लड़ाई हो जाती थी, यानी गृह युद्ध अपने ही घर में आपस में लड़ते थे कि हमें सिंहासन चाहिए, हमें सिंहासन चाहिए। तो उसके कारण अपने में जब लड़ने लगेंगे तो क्या होगा, मौर्य साम्राज्य का पतन नहीं होगा। समाज में अगर लोग रहते हैं, अगर समाज के लोग आपस में ही लड़ने लगे तो समाज का विकास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। वही बात यहाँ पे है। ठीक है, आगे देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ पे ले सकते हैं, अयोग्य और अकुशल उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी जो है वो अयोग्य है, उसके पास कोई योग्यता नहीं है, वो अकुशल है। अकुशल का मतलब कि उसके अंदर कोई कौशल नहीं है, कोई ऐसी स्किल नहीं है जिसके आधार पे वो उत्तराधिकारी बन सके, और अगर उसे उत्तराधिकारी बना दिया गया तो कहीं कि पतन होगा ही होगा। जैसे देख सकते हैं अयोग्य और कुशल उत्तराधिकारी शासन व्यवस्था को बनाए रखने में असफल सिद्ध हुआ, जनता त्रस्त होने लगी। यही इससे क्या हुआ, धीरे धीरे पतन होने का कारण बनता चला गया। तो सिंपल सी बात है ना, अयोग्य होगा, अकुशल होगा तो उत्तराधिकारी का पतन होना ही होना है। आगे देखिए तीसरा पॉइंट है शासकों और राजकीय कर्मचारियों का अत्याचार। शासक जो होते थे, जो राजकीय कर्मचारी होते थे, वो कर वसूलने और अत्याचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। इन अत्याचारों से जनता विद्रोह की भावना पनपने लगी, और जब जनता विद्रोह करेगी तो जाहिर सी बात है पतन होना ही होना है। ठीक है, आगे देखिए चौथा पॉइंट, धन की कमी और करों में अधिकता। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म के व्यापक प्रचार प्रसार किया, बहुत उदारतापूर्वक धन व्यय किया था। मतलब ये है कि सम्राट जो अशोक थे ये बौद्ध धर्म से प्रभावित हुए और उसके लिए जो है ने बहुत प्रचार प्रसार किया। जब किसी चीज़ का हम प्रचार प्रसार करते हैं तो धन लगता है कि नहीं लगता है? बिल्कुल लगता है। कोई भी राजनेता जो चुनाव आती है, चुनाव में प्रचार करते हैं, जब प्रचार करते हैं पैसा लगता है कि नहीं लगता है? बिल्कुल लगता है, पैसा लगता है। तो जब धन का व्यय होगा तो कहीं न कहीं जिसके पास जितना होगा उतना खर्चा करेगा। उधर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सेना का विस्तार कर लिया, विस्तार करने में अधिक धन खर्च कर लिया, जिसके कारण क्या हुआ, जनता के ऊपर जो है अधिक टैक्स लगाया गया, यानी कर लगाया गया, जिससे जनता में असंतोष फैल गई, और ये भी जो है एक कारण माना जाता है। यहाँ की सिस्टम जो थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, अपनी सेना का विस्तार किया। सेना का जब विस्तार करेंगे तो भाई उसके लिए पैसा तो लगेगा ही, बिल्कुल लगेगा ही। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ अशोक के द्वारा, उसके लिए पैसा लगा तो पैसे की कमी हो गई, यानी धन की क्या हो गई, धन की कमी हो गई। उस धन की कमी की भरपाई करने के लिए इन्होंने करों में वृद्धि कर दी कि कर बढ़ा देंगे तो पैसा आएगा, लेकिन उसका उल्टा हुआ, जनता में क्या हुआ, असंतोष फैल गया, जिसके कारण एक जो है कारण बन गया कि जो है उसका पतन का। ठीक है, आगे देखिए ब्राह्मण में असंतोष।
बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के प्रभाव कर वैदिक काल से प्राप्त विशेष अधिकार ब्राह्मणों का खत्म होने लगा। यानी जो वैदिक काल था, वैदिक काल से ही परंपराएं चली आ रही थी, ब्राह्मण को विशेष अधिकार दिया गया था। लेकिन जैसे बौद्ध धर्म आया उसके बाद जो है इनका प्रभाव जो है वो कम होने लगा। पशु बलि की जो प्रथा थी वो भी रोक लगा देगी कि पशु की बलि अब नहीं दी जाएगी। इसमें क्या हो, ब्राह्मणों को असंतोष होने लगा और मौर्य वंश जो था वो धीरे धीरे जो है इसका पतन का कारण माना जाता है। इस प्रकार से दोस्तों आप आंसर को आसानी से ले सकते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे और दे सकते हैं कि केंद्रीय प्रशासन की दुर्बलता क्या है। मौर्य साम्राज्य का शासन काफी विस्तृत साम्राज्य फैल गया था। कमजोर और अयोग्य शासक पूरे साम्राज्य को देखरेख करने में केंद्रीय प्रशासन की ढीली होने लगी, जिसके कारण साम्राज्य छिन्न भिन्न होने लगा। मतलब ये कि अगर मान लो कोई साम्राज्य है, ये साम्राज्य और बड़ा हो जाए तो अगर केंद्र सरकार इसको संभाल ना पाए तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ से कोई कब्जा कर लेगा, कोई यहाँ से कब्जा कर लेगा, कोई यहाँ से कब्जा कर लेगा। जब कब्जा कर लेगा तो इतना बचेगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, पतन हो जाएगा। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। जैसे आप अपने हाथ में बालू जो है, बालू लेकर मुट्ठी बंद करिए, जितना तेज आप उसे बंद करेंगे धीरे धीरे बालू कहीं न कहीं अपने हाथ से जो है निकलती चली जाएगी। जब हाथ खोलेंगे तो आपके हाथ में बालू थोड़ा सा बचेगा, इसका मतलब है धीरे धीरे वो निकलती चलेगी। ऐसे ही प्रशासन होता है, केंद्रीय व्यवस्था कमजोर जैसे पड़ेगी, प्रशासन धीरे धीरे उसके साम्राज्य से पूरा जो है वो साम्राज्य धीरे धीरे पतन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, आप देख सकते हैं। बस समुद्रगुप्त के चरित्र और व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए, इसी सवाल को अथवा करके पूछ सकता है। समुद्रगुप्त के चरित्र का मूल्यांकन कीजिए, या पूछ सकता है कि समुद्रगुप्त के चरित्र और व्यक्तित्व के प्रभाव को विशेषता का वर्णन कीजिए। यानी सिंपल सी बात यह है कि समुद्रगुप्त के बारे में आपको बताना है, उनके चरित्र के बारे में बताना है, व्यक्तित्व के बारे में बताना है, उनकी विशेषताओं के बारे में आपको बयां करनी है। तो चलिए इसको भी आसानी से समझ लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये समझते हैं कि जो समुद्रगुप्त थे ये कौन थे। समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश के चौथे शासक थे। पहला पॉइंट आप समझेंगे, जो गुप्त राजवंश चल रहा था उस गुप्त राजवंश के चौथे शासक थे। ठीक है, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे कौन थे, समुद्रगुप्त थे। ठीक है, चौथे शासक थे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। ठीक है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, आपसे बहुविकल्पीय में या फिर अतिलघु में सवाल पूछ सकता है 1 नंबर का कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा समुद्रगुप्त को कहा जाता है। गुप्त राजवंश के दूसरे राजा चंद्रगुप्त प्रथम, यानी दूसरे राजा कौन थे, चंद्रगुप्त प्रथम थे। चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे, यानी चंद्रगुप्त के मौर्य के बाद कौन आए थे समुद्रगुप्त। ठीक है, इसके बाद देखिए पाटलिपुत्र और उनके साम्राज्य की राजधानी थी। जो पाटलिपुत्र थी, पाटलिपुत्र मतलब पटना, आज के डेट में बिहार की राजधानी क्या है, पटना। तो पाटलिपुत्र जो है यहाँ पे उनकी राजधानी थी। आगे देखिए इसके चरित्र की विशेषताओं का वर्णन करना है, तो आप कैसे इसको जो है आसानी से वर्णन कर सकते हैं। डायग्राम के माध्यम से मैं आपको आसान शब्दों में समझाऊंगा, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। समुद्रगुप्त के चरित्र और व्यक्तित्व के विशेषताओं का वर्णन। सबसे पहले देखिए समुद्रगुप्त की क्या खास बात थी। सर्वगुण संपन्न थे। ठीक है, कैसे थे वो, सर्वगुण संपन्न थे। तो इसमें आपको लिखने में 4-5 लाइनें क्या जाता है, लिखेंगे समुद्रगुप्त थे वो व्यक्तित्व के धनी थे, या व्यक्तित्व के धनी का मतलब उनका व्यक्तित्व अच्छा था, उनका चरित्र अच्छा था, जिसके आधार पे जो है वो पूरे अपने साम्राज्य में अच्छे व्यक्ति माने जाते थे, और पूरी तरह से सर्वगुण संपन्न थे। वो जनता के हित के लिए काम करते थे, जनता के लिए प्यार करते थे, और उसमें कहीं कहीं जनता में भी अपने आप को बनाए रखते थे। तो पूरा का पूरा जो आप 2-4 लाइन आराम से इसके बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट वीर योद्धा के बारे में लिख सकते हैं कि समुद्रगुप्त के क्या थे, एक वीर योद्धा थे, जो किसी से जो है घबराते नहीं थे, डरते नहीं थे, अपने साम्राज्य को अच्छे से चलाते थे और वीर योद्धा की तरह हमेशा आगे रहते थे। ठीक है, आगे देखिए कुशल राजनीतिज्ञ थे, वो राजनीति करने में भी आगे थे। समुद्रगुप्त जो थे वो कहीं न कहीं कुशल मतलब होता है उनके अंदर क्षमता थी, राजनीति करने की क्षमता थी, उनके अंदर एक ऐसी क्षमता थी जो किसी भी साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला सकते थे। तो राजनीति अच्छी थी उनकी। योग्य शासक थे, उनके अंदर कुछ न कुछ योग्यता थी। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके अंदर योग्यता नहीं थी, वो शासन संभाल रहे थे जिसके कारण पतन हो गया उनका। लेकिन इनके अंदर योग्य शासक थे, मतलब कि इनके अंदर योग्यता थी, उसके लिए उस कुर्सी के लिए, उस शासन को चलाने के लिए उनके अंदर क्षमता थी, और उस क्षमता के आधार पर वो शासन को चलाते थे।
शासन को चलाते थे तो कैसे व्यक्ति हो जाएंगे, योग्य व्यक्ति हो जाएंगे। ठीक है। कला का संरक्षक, कला का संरक्षक मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि किसी को गीत आता है, ठीक है, किसी को गाना आता है, किसी को कुछ आता है, किसी को कुछ आता है, तो जो है गीत में इनको ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसीलिए जो है जो कला होती थी वहाँ पे जो भी नृत्य वगैरह होता था, जो संगीत, जो गीत संगीत होता था, उसका संरक्षण करते थे क्योंकि उनको पसंद था ये। तो जिस चीज़ को जो पसंद होता है उसका संरक्षण जरूर करते हैं। तो इस प्रकार से आप 5 पॉइंट यहाँ पे आसानी से समझ सकते हैं। इसके बारे में 2-4 लाइन आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इसमें अच्छे से समझ जाएंगे तो आराम से लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये था कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। ये 2 पार्टों मैंने कवर किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।